गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम करने जा रहे हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लिया था बहुत डिटेल में, अब हम करने जा रहे हैं इसकी एक्सेप्शंस। ठीक है। सो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। मतलब देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट होने के बावजूद। ठीक है। हाउएवर इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई। मतलब कुछ केसेस में लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई। दीज केसेस आर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में अप्लाई नहीं होती, पेरिशेबल गुड्स में नहीं अप्लाई होती, सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स में नहीं अप्लाई होती, डिस्पोजल ऑफ ओल्ड स्टॉक्स में नहीं अप्लाई होती, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज में नहीं अप्लाई होती। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ठीक है। और दीज केसेस जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई नहीं काम करती, मतलब जहाँ पे प्राइस के इंक्रीज़ होने से क्वांटिटी सप्लाइड नहीं बढ़ती, वो केसेस क्या हैं? पहला है एग्रीकल्चर आउटपुट। एग्रीकल्चर आउटपुट में क्या होता है? द लॉ ऑफ सप्लाई इज़ नॉट मच एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज देयर सप्लाई डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड दे आर प्रोड्यूस्ड विद टाइम लैग। मतलब अब देखिए, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू निकलते हैं, है ना। और बारिश का, मौसम का, सॉइल का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। सो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फार्मर कि जब मर्जी जब चाहे प्रोड्यूस कर दे। अगर उस हिसाब से मौसम होगा, बारिश ठीक होगी, मौसम में नमी होगी, या सॉइल का टेम्परेचर कैसा है, या ह्यूमिड क्लाइमेट तो नहीं है, या एरिड क्लाइमेट तो नहीं है। मतलब बहुत सारी क्लाइमेट्स पर्सपेक्टिव को जान के, देख के, समझ के वी हैव टू मतलब हमें देखना पड़ता है, तब जाके हम एक एग्रीकल्चरल जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं, या आउटपुट को अच्छी तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो हमारे हाथ में नहीं है ना वो। सो उसमें क्या होता है, एक टाइम लैग भी है उसमें से। टाइम लैग कैसे? अब मान लीजिए, अब देखिए, धान की खेती होती है। धान मतलब पैडी, फॉर द इंग्लिश पीपल पैडी यानी चावल की खेती होती है जून में या मई के लास्ट में, और जून के जब मानसून आ रहा होता है, क्योंकि चावल की खेती को पानी ज़्यादा चाहिए, तो मानसून की खेती उसके लिए सबसे अच्छी होती है। तो मानसून में उसके लिए खेती सबसे अच्छी होती है। तो जून में की स्टार्टिंग में या मई की लास्ट में वो धान को बोना शुरू कर देते हैं खेतों में, या उसके बीज डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और वो करता कब है? अक्टूबर नवंबर के आसपास। ठीक है। सो कितना लंबा टाइम है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऑलमोस्ट 6 महीने का। तो 6 महीने में तो कितनी सारी चीज़ें बदल जाती हैं, कितनी सारे डायनामिक्स चेंज हो जाती हैं। ठीक है। सो इसीलिए इसमें हम एक पॉजिटिव रिलेशन नहीं जान सकते। इफ़ ड्यू टू, मान लीजिए, एक ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन, मतलब बहुत बुरी कंडीशन है मौसम की, जिसमें बारिश ही बारिश हो जा रही है, ओले ही ओले गिरे जा रहे हैं, तो जो गेहूं की खेती है, जो वीट की क्रॉप है, वो तो ख़राब हो जाती है। जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं मार्च के आसपास, मतलब एक विंड का नाम है जो हवा लेके आती है, जो बारिश करती है मार्च के आसपास या फेब के आसपास। उसमें क्या होते हैं, जो गेहूं की खेती होती है उसको नुकसान बड़ा होता है। ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया कि इफ़ ड्यू टू बैड वेदर कंडीशंस द प्रोडक्शन इज़ लो, मतलब वीट ही कम हुई, प्रोड्यूस ही कम हुई। जहाँ 50 क्विंटल होते थे वहाँ 10 ही क्विंटल गेहूँ सही से निकला। ठीक है। तो सप्लाई ऑफ गुड कैन नॉट बी इंक्रीज इवन इफ द प्राइस इज हाई। मतलब तो तब तो सप्लाई बढ़ ही नहीं सकता, चाहे मार्केट में जितना मर्जी हाई प्राइस हो, क्योंकि सामान ही नहीं है मार्केट में देने के लिए। क्यों? क्योंकि कंडीशन अच्छी नहीं थी, वेदर कंडीशन ख़राब थी। ठीक है। दूसरा क्या है? पेरिशेबल गुड्स। जो ये आपके वेजिटेबल्स होते हैं या दूध होता है, ये पेरिशेबल होते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। मतलब आप सूखी सब्जी, मतलब कोई सब्जी लाइए, पत्ता गोभी रखिए या गोभी रखिए या टमाटर रखिए, 10 दिन के लिए या 5 दिन के लिए भी बाहर रख दिए, ख़राब हो जाएंगे। ठीक है। सो एज दीज गुड्स कैन नॉट स्टोर्ड फॉर द लॉन्ग टाइम, सो इफ़ देयर प्राइजेज इन फॉल्स, अगर इनके प्राइजेस फॉल हो गए, द सेलर वुड लाइक टू सेल मोर। मतलब जो सेलर है उस जल्दी से जल्दी चाहता है ये बिक जाए। ठीक है। वो ये नहीं वेट करेगा कि उसके प्राइस बढ़े बाद में, अगर वो कम प्राइस में बिक रहे हैं तो वो बेच देगा। ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो गया। ठीक है। तीसरा है लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स। रेयर गुड्स में क्या आता है? सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स विच आर स्कार्स इन नेचर। स्कार्स होते हैं नेचर में, जैसे कि
पेंटिंग हो गए, रेयर कॉइन्स हो गए एक्सेट्रा, कैन नॉट इंक्रीज इफ देयर प्राइस इज इंक्रीज। मतलब मान लीजिए कोई ऐसी पेंटिंग है जो ठीक है, जो एम.एफ. हुसैन ने बना रखी हो, बहुत साल पुरानी पेंटिंग, और वो करोड़ों में बिक रही है, ठीक है, तो मान लीजिए वो बिक गई करोड़ों में। अब उसकी सप्लाई थोड़ी बढ़ा सकते हैं आप भाई, एम.एफ. हुसैन ने एक पेंटिंग बनाई थी, वो बिक गई करोड़ में, अब वो उसकी सप्लाई और थोड़ी इंक्रीज कर सकते हैं कि अब एम.एफ. हुसैन को कहाँ से ढूंढ के लाएं कि भाई और पेंटिंग बनाओ आप, ठीक है। सो मतलब रेयर गुड्स के केस में, या कोई रेयर मेटल मिल गया, ठीक है, जिसकी सप्लाई अबंडेंट नहीं है, जिसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है, सो उसकी सप्लाई आप इंक्रीज नहीं कर सकते ना, चाहे प्राइसेस जितने मर्जी हाई हों, ठीक है। फोर्थ क्या है, डिस्पोजल ऑफ ओल्ड स्टॉक्स इन ऑर्डर टू क्लियर ओल्ड स्टॉक्स, मतलब पुराने माल को ख़त्म करने के लिए। एग्जाम्पल व्हेन सीजन चेंजेस फॉर रेनोवेटिंग देयर स्टोर्स, फर्म्स होल्ड क्लियरेंस सेल। डीकैथलॉन कभी गए हो आप लोग? डीकैथलॉन जहाँ पे स्पोर्ट्स का सामान मिलता है, वहाँ एक लिखा होता है क्लियरेंस सेल। जो सामान नहीं बिक पा रहा होता ना, वो क्लियरेंस सेल में लगा देते हैं, वहाँ से लोग पिक आउट करके ले जाते हैं, ठीक है। सो सेलर्स इंक्रीज सप्लाई इवन इफ द प्राइसेस आर लो। मतलब अब वो क्लियरेंस सेल में क्या होता है, लो प्राइस पे वो सामान बेचते हैं, तो मतलब स्टॉक में तो है, स्टॉक में तो सामान है, ठीक है, लेकिन वो बिक नहीं रहा है, सो वो लो प्राइसेस पे उसको बेच देते हैं, ठीक है। लास्ट क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड है नेचर में, प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज इवन इफ प्राइसेस आर राइजिंग। सो मतलब अगर ऐसे कुछ रिसोर्सेज हैं जो प्रोडक्टिव इन नेचर हैं लेकिन वो लिमिटेड हैं, सो आप उसकी क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे प्राइसेस जितने मर्जी इंक्रीज हो जाएं, ठीक है। सो मतलब इनमें क्या प्रीशियस मेटल हो गए, या प्रीशियस कोई केमिकल हो गया, या कुछ ऐसा हो गया जैसे वो होता है यूरेनियम हो गया, ठीक है, वो न्यूक्लियर टेस्टिंग में बहुत काम आता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर डीलिंग विद द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।